हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है हम MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो MCQ सीरीज़ के अंदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये जो वो क्वेश्चंस होंगे ये वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो नॉर्मली आपके लास्ट 2 या 3 अटेम्प्ट के अंदर आपके इस पेपर के अंदर आए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो RTI एक्ट है वो देता क्या है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। RTI अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो या जो पब्लिक अथॉरिटी के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन आप उस पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसे इंफॉर्मेशन माना गया है एज पर RTI एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग बुक्स। बिल्कुल, लॉग बुक्स एक इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। इसके अंदर डिफरेंट डिटेल्स लिखी जाती है रिलेटेड टू एनी इवेंट, रिलेटेड टू एनी जर्नी। तो ये एज इंफॉर्मेशन मानी जाती है एज पर RTI। लेकिन हमें क्या बताना है, डज नॉट कम, जो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है। सेकेंड, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हमारे एक एक्ट होता है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। IT एक्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन केवल हार्ड कॉपी में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखी गई है तो वो भी एक इंफॉर्मेशन का पार्ट मानी जाएगी और उसे भी एज एन इंफॉर्मेशन रखा जाएगा। तो RTI ने भी उसे अडॉप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर कोई डाटा है तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड होता है फाइल नोटिंग। देखिए, जो फाइल नोटिंग होती है ये सिंपल एक फाइल के ऊपर अपने सजेशंस होते हैं या फिर एक सिंपल मोमेंट के लिए नोट की जाती है। वो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं बनती जब तक उसे प्रॉपरली एक फॉर्मेट में नहीं डाला जाता। तो जो फाइल नोटिंग है दैट इज नॉट एन इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन नहीं माना जाता। और सर्कुलर तो इंफॉर्मेशन होते ही है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज C। तो आपके लिए रहेगा कि फाइल नोटिंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन एज पर RTI एक्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें ना, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है या नॉट करेक्ट पूछी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द पर्पस ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय SEBI इज टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन्स टू इन्वेस्टर। SEBI आपको पता होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो हमारा, इसका जो मेन पर्पस होता है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है। सेफगार्ड करने का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज उन्हें प्रॉफिट हो ऐसे रूल बनाओ, नहीं। जब इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर जाएगा तो उसे प्रॉफिट भी होंगे और लॉस भी होंगे। तो कभी भी ऐसे रूल नहीं बनाए जाते जिनसे उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो, नो। उनके लिए ऐसे रूल बनाए जाते हैं जो उनके लिए फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और उनके इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। ऐसा ना हो किसी इन्वेस्टर के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाए। तो ये तो SEBI का किसी भी वे से पर्पस नहीं है। सेकंड, SEBI हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर C। नहीं, ये नहीं है बिल्कुल भी। One of the objective of setting up SEBI is to protect the interest of investor। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को सेव करना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर जो कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहा है, कंपनी से जो उसे एक नॉर्मल रूटीन में पैसा आना चाहिए वो उसे मिले, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना SEBI का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यस, इट इज ए करेक्ट वन। SEBI is constituted among the director of various stocks exchanges। No,
जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर है वो सेबी का पार्ट नहीं बनते। सेबी अपने आप में एक अलग बॉडी है और ये स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन द राइट आंसर इज सी, कि सेबी का एक ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब एक प्रोसेस के अंदर हम कैसे कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास 4 चीजें हैं। सबसे पहली है ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने देखना है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले क्या आता है आपको पता भी होगा। सेक्शन 2 ये कहता है सबसे पहले क्या होगा, प्रपोजल, फिर प्रपोजल या ऑफर, फिर उसकी क्या होगी, एक्सेप्टेंस। जैसे ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आपस में मिलेंगे हमारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है पूरा हो जाए, हो सकता है वो ब्रीच हो जाए। तो हमारा सबसे पहले होना चाहिए ए, उसके बाद होना चाहिए ए से हम जाएंगे बी पर, बी से हम जाएंगे डी पर, और डी से फिर हम आएंगे सी पर। ये इसका एक प्रोसेस होता है। तो चेक करें ए बी डी सी कौन सा ऑप्शन है, यहां ए बी सी डी, नो, ए बी डी सी यस, ये रहा, तो दैट इज योर राइट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, बाकी आगे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है आउट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स इनमें से ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ए, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, नो। आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सबसेक्शन डी है कंसिडरेशन का। वो ये कहता है कि किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। दो कुछ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माने जाते हैं, बट सभी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन हो वो वैलिड हो, नो, ये कभी भी नहीं होता। तो एज पर द रूल ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑलवेज वैलिड नहीं होते, कुछ कंडीशन में वैलिड होते हैं। जिसके अंदर हम बात करें लव एंड अफेक्शन वाली बात होती है तो कुछ कंडीशन में ये वैलिड हो सकते हैं, बट ऑलवेज वैलिड नहीं होते। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस कोट है, ये हमारी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 10 आता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले हम इस कोट को जरूर पढ़ते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट बनेंगे, बट जितने एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट और बी क्या है, करेक्ट। तो चेक करें, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, नो। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ए तो हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट ये तो है, एंड बी इज करेक्ट यस, दोनों ही हमारे इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। सो आवर राइट आंसर इज अगेन सी। ओके, एंड स्टेटमेंट ए बी दोनों आर इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which among the following is not included in negotiable instrument? किसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका आता है, उस एक्ट के अंदर आपने देखा होगा कोई भी चेक, कोई भी प्रॉमिसरी नोट है, कोई भी डीडी है हमारा, या किसी भी वे से कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आगे नेगोशिएट किया जा सकता है उसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कहते हैं। तो हमें देखना है कि आउट ऑफ दीज वो कौन कौन से कवर्ड हैं। यस, चेक इज ए पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिमांड ड्राफ्ट is a part of negotiable instrument, promissory note is also a part of negotiable instrument, but mutual fund is not a part of negotiable instrument. ये नहीं होता negotiable instrument का part as per negotiable instrument act। तो that is your right answer, क्योंकि इन्होंने पूछा था जो नहीं इंक्लूड किया था, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, which of the following
commodities is kept outside the preview of GST, जिस पे GST नहीं लगता या अभी GST के प्रीव्यू से बाहर है। तो टबैको प्रोडक्ट बिल्कुल GST के प्रीव्यू के अंडर हैं, इन पे तो बल्कि डबल टैक्स लगता है, GST तो लगता है, कुछ अदर टैक्सेस भी लगते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट करंटली GST के प्रीव्यू से बाहर है। कांग्रेस गवर्नमेंट या डिफरेंट जो अपोजिशन है वो लगातार कहता रहता है कि पेट्रोलियम को भी GST के अंडर लाया जाए। आपने भी अखबारों में देखा होगा गवर्नमेंट या काफी सारा टैक्स पेट्रोल के ऊपर लेती है, जबकि GST में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट करंटली चल रही है वो 28% है और लगा कितना सकती है 40%। तो पेट्रोल पे बताते हैं 200 से ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, 200% से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी GST के अंडर नहीं है। चलो वो पॉलिटिकल बातें, उनकी बात की है, आपकी नॉलेज के लिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी GST नहीं कर लगता। ओके, ऑयल्स पे लगता है, इंटरेस्ट पे लगता है। सो आवर राइट आंसर इज दिस। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी GST के प्रीव्यू से बाहर रखे गए हैं। नेक्स्ट, according to sales of goods act which two of the following are defined as goods, जिन्हें गुड्स माना गया है। तो गुड्स में देखिए, मूवेबल गुड्स बिल्कुल गुड्स का पार्ट है, ग्रोइंग क्रॉप्स बिल्कुल ये भी गुड्स का पार्ट है, एक्शनेबल क्लेम नो, बुक डेट्स नो, ये दोनों ही गुड्स का पार्ट नहीं होते। तो ये दोनों गुड्स का पार्ट नहीं है, जबकि ये दोनों गुड्स का पार्ट हैं। आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्लियरली पता लग जाएगा दैट दीज टू थिंग्स या दीज थिंग आर ट्रीटेड एज गुड्स और एक्शनेबल क्लेम बुक डेट्स गुड्स का पार्ट नहीं होते। तो ऑप्शन देखें, हमारा ऑप्शन ए एंड बी है, ए एंड डी नो, ये गलत है, बी एंड सी ये रहा हमारा, ये रहा ए एंड बी। सो दिस इज योर राइट आंसर, ये यहां से मैच होता है। ओके, तो ये रो क्लियर। नेक्स्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो आप ये समझे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी स्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब लॉ उसे पूरा करवा ही नहीं सकता, दैट इज नोन एज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखते हैं कौन कौन। यूनिलेटरल नो, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें एक पार्टी का ऑब्लिगेशन पूरा हुआ है, एक का भी बाकी है, तो उसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, सीज मतलब पूरा नहीं करवा सकती लॉ, बिल्कुल जिसे अब लॉ पूरा नहीं करवा सकती उसे हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जबकि इंप्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लॉ अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस को इफेक्ट कर रही हैं। अब देखो ये सारे के सारे लॉ में से मोस्टली लॉ बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। कंपटीशन लॉ बिल्कुल बिजनेस को इफेक्ट करता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ जो एम्प्लॉइज की होते हैं वो इफेक्ट करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ वो भी बिजनेस को इफेक्ट करता है, बट इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ, इनकॉर्पोरेशन का मतलब एग्जिस्टेंस, बैंकरप्सी का मतलब निकल जाना, तो दोनों ही केस में एग्जिस्टेंस पे ये लॉ बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। सो योर राइट आंसर विल बी ए, कि इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट, which of the following are true about conditions according to the sales of goods act। तो आपने पढ़ा होगा इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो देखिए इनमें से किस किस को कंडीशन में कैटेगरी में रखा गया, कुछ वारंटी में कवर्ड होती हैं। तो अगर हम बात करें टाइटल, यस कंडीशन एज टू टाइटल होती है। सेकंड, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन भी होती है। क्या होती है कंडीशन एज टू टाइटल, कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं तो आई हैव फुल टाइटल ऑन दैट गुड्स टू ट्रांसफर। डिस्क्रिप्शन का मतलब अगर मैं किसी गुड्स को डिस्क्राइब करवा रहा हूं, सैंपल के थ्रू दिखा रहा हूं, तो ओरिजिनल गुड्स उस सैंपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। क्वाइट पोजेशन नहीं, ये वारंटी का पार्ट होता है, और इनकम्बरेंसेस भी, ये भी किसका पार्ट होता है, वारंटी का। तो आउट ऑफ दीज ओनली दीज टू आर कंडीशन। तो चेक करो ए एंड बी कहां है, ए एंड डी नो, ये रॉन्ग है, बी एंड सी नो, ए सी एंड डी नो, A and B only, yes. So our right answer is fourth. Okay. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इनमें से किसकी प्रिजम्पशन नहीं मानी जाती। प्रिजम्पशन का मतलब ये माना जाता है कि जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है तो उसमें ये चीजें तो इंक्लूड होंगी। फर्स्ट, डेट, बिल्कुल कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट डेट नहीं होता, ये माना जाता है वो किसी ना किसी डेट को लिखा गया होगा। ये भी कंडीशन होती है, माना जाता है, प्रिजम्पशन मानी जाती है कि वो कंसिडरेशन के बदले, आपने एक चेक काटा तो ये माना जाएगा आपने उसके बदले कुछ ना कुछ रिसीव किया तभी आपने वो चेक काटा है। स्टैंप होनी चाहिए, कौन से, मोस्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, एक्सेप्ट चेक, चेक पे नहीं होती, बाकी प्रोमिसरी नोट है हमारा उसके ऊपर होती है, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो उस पर भी हम करवा लेते हैं। एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू ट्रांसफरी, इसमें थोड़ा डाउट है। आपने दो चीजें पढ़ी होगी, वन इज होल्डर और एक HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसे तो बेटर टाइटल मिल जाता है, लेकिन होल्डर को बेटर टाइटल मिले, गुड टाइटल मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहां पर थोड़ा डाउट है। सो जो डी ऑप्शन है दैट इज नॉट ए प्रिजम्पशन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट, द इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। इंडेमनिटी होल्डर आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर किस चीज के लिए इंडेमनिटी होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, all damages may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise apply। बिल्कुल, अगर मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर को कोई पेमेंट करनी पड़ी जिसके लिए उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था इंडेमनिटी का, और वो अगर पे करनी पड़ती है तो यस ही इज एलिजिबल टू क्लेम। सेकेंड, ऑल कॉस्ट ही में बी कंपेल्ड टू पेयर। बिल्कुल, अगर कोई केस हुआ उस केस के कारण उसे अगर कोई पे करना पड़ा तो ही इज रेडी टू, से मिलना पड़ेगा। ऑल सम्स दैट ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। बिल्कुल, कई बार कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई केस है उसको कॉम्प्रोमाइज करने में कुछ पेमेंट देनी पड़ जाए तो वो भी उसे देनी पड़ेगी। मतलब इंडेमनिटी होल्डर को ये तीन तो मिलेंगी, तो मुझे लगता है चौथी होगी जो नहीं मिलेगी। डैमेजेस फॉर लायबिलिटी इनकर्ड व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट। जब एब्सोल्यूट है ही नहीं, जिसका अभी तक हमें श्योर ही नहीं है कितनी होगी, तो नेचुरल सी बात है उस केस के अंदर हम ये क्लेम नहीं कर सकते। तो हमसे ये पूछा था जो क्लेम नहीं कर सकते। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट, हु आर द पार्टीज टू ए चेक। पार्टीज टू ए चेक में नॉर्मली दो ही पार्टी मानते हैं हम, ड्रावर और पेइंग, बट एक बीच में पार्टी होती है होल्डर, वो भी ध्यान रखना। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ड्रॉवर भी है, पेई भी है, एक्सेप्टर नहीं होता। एक्सेप्टर केवल किस में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, और होल्डर। तो हमारे पास तीन पार्टीज होंगी एक चेक के केस में, वी मे हैव ड्रॉवर, वी मे हैव पेई एंड वी मे हैव होल्डर। तो आंसर इज ए, बी एंड डी। तो देखो ए, बी एंड डी कहां है, ए एंड डी नो, ए, बी एंड डी ओनली, यस। ए एंड सी छोड़ दो, ऑल ऑफ डी छोड़ दो, क्योंकि एक्सेप्टर कभी भी चेक के केस में नहीं होता। हाँ, अगर यही चेक की बजाय बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता तो हमारा आंसर आ जाता ऑल ऑफ दीज। ओके, यानी चार हो सकती हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग। आपको ये करना है कि ये जो लिस्ट 2 और लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपस में मैचिंग क्या हो रही है। तो चलिए पहले लिस्ट 1 पढ़ते हैं। साइबर क्राइम, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, डिसऑनर ऑफ ए बिल एंड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। अब आप देखो कि आपको इन चारों में से, और उधर है क्या, 4 एक्ट, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और द IT एक्ट। आप चेक करो कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें से साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को कौन कवर करता है, थोड़ा सोचो। साइबर क्राइम को कवर करता है IT एक्ट। सो फॉर ए आवर राइट ऑप्शन इज 4। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जिसे हम लेट द बायर बीवेयर कहते हैं, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए है, तो बी कवर करता है थर्ड को। बी के लिए ऑप्शन होगा थर्ड। ओके, डिसऑनर ऑफ बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक किसके पार्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। तो सी के लिए हमारा ये ऑप्शन होगा यानी 2। और लास्ट पेटेंट एंड कॉपीराइट अपने आप ही बच गया, IPR एक्ट यानी 1। तो अब हम चेक करते हैं 1 के लिए 4, 1 के लिए 4 कहां है हमारा, ठीक है।
1 के लिए 4, दोबारा से एक बार मार्क कर लेते हैं। साइबर क्राइम IPR, सॉरी साइबर क्राइम IT, डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटल टेम्परल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, डिसऑनर नेगोशिएबल और पेटेंट्स एंड कॉपीराइट IPR। तो A के लिए हमारा हुआ 4, A के लिए 4 कहां है? यस, A के लिए 4, यस, A और A के लिए 4, ये दिस वन, ओके। B डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटल टेम्परल किसका है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। B के लिए 3, B के लिए 3 है। अब B के लिए 3 कहीं और है? नो। तो आप अगर जल्दी है, टाइम नहीं है, तो आप यहीं से देखो कि यही एक ऑप्शन है जो इन दोनों को ठीक कर रहा है, तो आपका C आंसर होना चाहिए। बाकी हम 100% श्योर हो जाते हैं। डिसऑनर ऑफ विल के लिए क्या है? 2, यानी C के लिए 2, और D पेटेंट्स एंड कॉपीराइट के लिए क्या है? 1। तो आप देखिए आपका जो C ऑप्शन है उसमें A और 4 का सिर्फ एक ही जगह मैच हुआ था, बाकी कहीं मैच नहीं हुए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। सो आवर राइट आंसर इज C। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन जो आपको इस सीरीज के अंदर कवर अप करने हैं। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।